नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जबरदस्त से। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले हम लोग क्लास 10 का देखने वाले हैं। मैट्रिक जो परीक्षा जो होने वाला है, मैट्रिक और परीक्षा 2024 का जो होने वाला है उसका देखने वाले हम लोग सफलता बेच वीडियो का 3 देखने वाले हैं ना। सफलता बेच जो है आज के बाद से वीडियो का भंडार हो जाएगा, टेंशन कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे ना। यहाँ मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी दे रहे हैं, सारा सोल्यूशन दे ऑब्जेक्टिव वाला सारा सोल्यूशन दे दिए हैं सोल्यूशन, और सब्जेक्टिव का भी अपलोड कर दिए हैं, साइंस और सोशल साइंस का। अब मैथ का भी जल्द से जल्द ला देंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं है, सारा सब्जेक्ट का ला देंगे। साथ साथ में हम लोग कहते हैं सफलता बेच को भी साथ में ले चले है ना। सफलता बेच 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं और क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो आपका जितना सफलता बेच का वीडियो सफलता मिल जाएगा। देखो इस बीच में क्या करेंगे, सफलता बेच में फ्री पाएगा, कोई 50 दिन होता है। इस बीच खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो खाली इस सफलता बेच में खाली चर्चा करते हैं। सफलता बेच कहने का अर्थ सिर्फ सफलता आप लोग करेंगे, सफल कर देके छोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है 100%। आप लोग सफल करके ही छोड़ेंगे। ये सफलता बेस्ड 3 वीडियो है। कौन सा वीडियो है, 3 वीडियो, नंबर 3 वीडियो है। 1 और 2, नंबर 1 और 2 का वीडियो छोड़ दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा ना। हम लोग क्या देखने वाले हैं, सफलता बेस्ड 3 वीडियो में देखने वाले हैं 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है उसमें 2 वीडियो में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चर्चा करें, इसमें वो सब्जेक्टिव देखने वाले क्या देखने वाले हैं, सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल अति लघु। कौन सा देखने वाले हैं, अति लघु उत्तर प्रश्न। क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसका देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा वीडियो लाएंगे, कौन सा विषय का, तो हम लोग चल रहे। देखो जल्दी से वीडियो को देख लो, नहीं तो बाद में क्या होगा, पछताओगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन सर बहुत मैच करेगा, मेरा गारंटी 100% है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैच करेगा, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, स्किप मत कीजिएगा। हम लोग देखने वाले सामाजिक विज्ञान का देखने वाले, क्या देखें, सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं, क्या हुआ, सफलता बेस्ड 3 देखने वाले। चलो वीडियो क्वेश्चन के चलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर, लाइक कीजिएगा कैसा लगा वीडियो का। चलो क्वेश्चन के चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन के चलते 1 मिनट। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देखो यहाँ पर 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान शब्द बताने का प्रयास करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम बार बार पूछा जाता है ना। देखो नंबर 1 प्रश्न, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा, क्या समझते हैं हम, राष्ट्रवाद किसी, देखो कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। क्या होती है, सामूहिक पहचान होती है, जो लोगों को एक समूह जोड़ता है ना। इतिहास, परंपरा, भाषा और जातीय जो होता है, जातीय समूह और संस्कृति के आधार पर ही स्वयं को एकत्रित करती है। क्या करती है, एकत्रित जो जुड़े रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन 2 में दिया है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखो निरंकुशवाद से आप लोग क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखना है उत्तर कि ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। देखो किसी का इसमें कोई नियंत्रित नहीं रहता है, जिसका चाहे वो कर सकता है ना। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को हम लोग बोलते हैं निरंकुश सरकार है ना, जो जनता पर कोई आपको टेंशन है तो पूरा अंधाधुन आप लोग को शोषण करता है, उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद है। कोई अंकुश नहीं होता है, निरंकुशवाद है ना। ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास में पहले के जमाने इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निरंकुश सरकार कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। क्या होता है, दमनकारी सरकारें होती है। बिल्कुल सटीक आंसर है, लिख लीजिएगा कॉपी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि कल्पना दर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटोपिया, इसका मतलब क्या हो, देखो कल्पना दर्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, उसको यूटोपिया की क्या कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यूटोपिया क्या है, तो याद रखना इसका आंसर लिखिए ना, उत्तर क्या हो जाएगा कि कल्पना दर्शन क्या होता है ना, तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना। देखो एक ऐसे समाज का कल्पना करना जो इतना आदर्श है, क्या जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। क्या होता है, असंभव प्रतीत होता है, इसे बोलते हैं लोग यूटोपिया। क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्पना दर्श है ना। इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग लाते रहेंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कमेंट कीजिएगा कैसे आप लोग का, आपकी बात जो सब्जेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आपको क्वेश्चन चाहिए। तो क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था। देखिए क्वेश्चन जो दिया फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो उसका उत्तर लिखना है कि फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। देखो यहाँ फ्रेडरिक सोरियो जो था एक क्या था, याद रखना, ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ देगा कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो कौन था, याद रखना कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था, इसको याद लीजिएगा ना। फिर बोलेगा आगे था जिसने क्या था, जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। जिसने क्या था, देखो फ्रेडरिक सोरियो था, कितना
कितना 1848 ईस्वी में कितना चित्र बनाया था? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। क्या कहा? अपने सपनों का क्या रचा? संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता और ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। इसको वो कौन था? वही आदमी कौन था? ये लोग फ्रेडरिक सोरियो था। कौन था? फ्रेडरिक सोरियो, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर इतिहास का था। किसका था? ये जितना क्वेश्चन था इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखने वाले हम लोग भूगोल का देखने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 है, इसको चेंज कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? 4, तो यहाँ पर लिख देना है 5। क्वेश्चन नंबर सीरियल बाय सीरियल लिख लीजिएगा। यहाँ पर तो टाइपिंग गई, देखो यहाँ पर जो फोटो है इसको जूम करके यहाँ पर काट करके लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लाए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन इसको 5 कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ क्या बोला है कि मानव निर्मित संसाधनों के 5 उदाहरण दे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, लल्लू सा लल्लू एकदम क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो बोला है कि मानव निर्मित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी मिल सकता है, इसलिए जाना बहुत जरूरी है। देखो मानव निर्मित संसाधन का मतलब कहने का जो अर्थ क्या हुआ कि जो मानव ने बनाया हो उसी संसाधन का नाम लिखना है। 5 हो, कोई 5 हो, जैसे मोबाइल मानव बनाया है, कलम, किताब, ये सब अपने से लिख सकता है। तो उद्योग बनाया, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन, सब कौन बनाया? सब मानव तो बनाया ना, परिवहन। इसी वाले इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जो नदी द्वारा बह के आता है मिट्टी, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नदियों द्वारा लाई गई मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। बहुत ही एक लाइन में आंसर है, ज़्यादा अति लघु मतलब क्या, जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको एक शब्द में बोल सकते हैं, तो इसका 2 या 3 लाइन में लोग आंसर दे सकते हो, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो बोला कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? याद रखना कि नदियों द्वारा, जो नदी द्वारा जो होता है लाई गई मृदा, यानी लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मृदा का अर्थ क्या हुआ? मिट्टी होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कि अब जो क्वेश्चन सीरियल लिख लीजिएगा। यहाँ 15 नंबर है, ये लिखा लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? देखो लेटेराइट मृदा जो होती है, लेटेराइट मृदा यानी लेटेराइट मिट्टी जो होती है, किस फसल के लिए बहुत अधिक उपजाऊ है? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। देखो काजू का फसल किस मिट्टी में उगाना चाहिए? कि कौन सा मिट्टी में? लेटेराइट मृदा में उगाना चाहिए। बहुत अधिक उसमें उपजाऊ होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि क्या बोला कि आयु के आधार पर, देखो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, 2 प्रकार के होते हैं। कौन? खादर और एगो बांगर। खादर और एगो बांगर होता है ना। खादर और बांगर होता है। खादर किसको बोलते हैं? नए मृदा को हम लोग खादर बोलते हैं, पुराने मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। याद रखिएगा। देखो वो आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2। पहला क्या होता है? खादर, दूसरा क्या होता है? बांगर। तो खादर को हम लोग बोलते हैं नए मृदा, और बांगर को बोलते हैं पुराने, यानी कि जो पुराने मृदा उसी को बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है 17 में जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, सीरियल बाय सीरियल लिख लीजिएगा। हमको क्वेश्चन 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह जिस तरह बोले थे लेटेराइट मृदा, उस तरह ये भी क्वेश्चन है कि काली मृदा को किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा फसल है? कपास है ना। कपास जो होता है कहाँ पर? कपास जो होता है काली मृदा में उगाई जाती है। क्यों? देखो ये जो काली मृदा जो होता है इसका अधिक उपजाऊ करता है ना, इसका आंसर हो जाएगा कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या मतलब? उपयुक्त मानी जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति, देखो क्या बोले कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही जो कितना परसेंट है? 33% होना बहुत आवश्यक है ना, 33%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो याद रखिएगा इसका कितना होता है? 33%। कितना होता है? 33% होता है। इसको याद कीजिएगा। तो आपको इसका आंसर लिखना है। देखो राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? तो 33%। लिखना है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना? 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। आप देखो यहाँ पर ये जो था वो जो क्या भूगोल का क्वेश्चन था, क्या था? ये जो यहाँ तो जो था यहाँ पर क्या कितना था? सब जितना भी पढ़ेंगे वैसे भूगोल का क्वेश्चन था। अति लोगों होते आप क्या पढ़ेंगे हम लोग? आप पढ़ेंगे हम लोग किविक्स का, जो नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र का देखने वाले हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, पहला नंबर क्वेश्चन लिखना है। पर जो लिखना है पर नंबर बाय सीरियल लिख सकते हो, तो अलग अलग करके लिख सकते हो। क्या बोला है कि सत्ता की साझेदारी से किसे? देखो सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एक महीने देखो यहाँ पर एक महीना यदि जो मेरे जमीन यदि जुड़ जाएगा, यदि पढ़ लीजिएगा एक महीना ना, तो आपको फेल एकदम नहीं होने देंगे, मेरा गारंटी। इतना क्वेश्चन आपको कराएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। एकदम सारा क्वेश्चन जितना होगा सब यहीं से पूछेगा, मेरा गारंटी है। देखो यहाँ पर यदि यहाँ हुआ है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा
कि शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है। क्या समान भागीदारी होती है? उसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। क्या होती है? उसी को बोलते हैं हम लोग सत्ता की साझेदारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं? देखो सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है ऐसा कि सत्ता की देखो सत्ता की भागीदारी से हम यह समझते हैं कि, इसको लिख लेना एक लाइन। उसको देखो ये थोड़ा इसमें क्या होगा और अच्छा सुविधा का अच्छा सूट खाएगा ना, इससे लिखना है कि सत्ता की भागीदारी से हम यह समझते हैं कि, उसके बाद लिखना है कि देश के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर कोई भी निर्णय लेने या कानून निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने की सत्ता की भागीदारी कहते हैं। सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होता है, मतलब क्या क्या फायदा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी से लाभ क्या क्या होगा। लाभ होगा नंबर 1 लाभ कि सभी नागरिकों को शासन प्रणाली में भाग लेने का समान अवसर मिलता है। सभी को समान अवसर मिलता है, बिल्कुल सही। दूसरा में क्या, सत्ता की साझेदारी से समाज की सभी समूहों के बीच टकराव नहीं होता। तो समाज के समूह की टकराव लड़ाई नहीं होता है ना, शांति से रहता है और शांति बनी रहती है। क्या शांति बनी रहती है? जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना बनी रहती है। अखंडता मतलब क्या? अखंडता मतलब हुआ जो विखंडन नहीं होना, इससे तो टूटना नहीं होता। जब दो राज्य टूटता नहीं, इसको बोलते हैं अखंडता, है ना। यहाँ पर दोनों बिछड़ता नहीं है, सब मिलजुल के रहता है शांतिपूर्वक से। दोनों लाभ हो गया। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में दिया कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसा क्वेश्चन है? इधर ये उत्तर हो जाएगा इसका कि सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं। क्या किसको कहते हैं सर? सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदायों से संबंधित मामलों को संभालने की क्या रखती है? शक्ति दी जाती है और उससे आशा की जाती है और उससे क्या उससे आशा की जाती है कि वो किसी भी समुदाय को कमजोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करे। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर आ गया, हम लोग क्या पढ़ने हैं अब लास्ट कौन सा, ये वाला जो लास्ट बुक का है, जो कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स का। कौन सा बुक का है? इकोनॉमिक्स का देखने वाले हम लोग क्वेश्चन आंसर। क्या किसका देखेंगे? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब अभी देख लीजिए, देखो यहाँ पर क्या क्या देखें हम लोग। अभी इतिहास का देख लिए, हिस्ट्री का देख लिए, उसके बाद क्या देखें? उसका ज्योग्राफी का देखें, उसके बाद क्या देखें? क्विज का देख लिए, उसके बाद क्या देखेंगे? अब जो बचा है इकोनॉमिक्स का। किसका? पता है? इकोनॉमिक्स का। देखो इतिहास एसएसटी जो होता है 4 प्रकार का होता है, 4 बुक से पूछता है, हिस्ट्री, क्विज, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो हम लोग 3 को अभी कवर किया। आप देखो अब पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसको देखने वाले हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो इतना मेरे से टाइपिंग करते हैं, बनाते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग बने रहे यूट्यूब चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ाई धाका तरीका से कीजिए। देखो हो चुका है आकाश रंग का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी हो, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। तो क्वेश्चन देखो ये 1 में क्या दिया हुआ है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि विकास से आप क्या समझते हो? विकास से मतलब क्या? जो विकास मतलब क्या? दूसरे का जो विकास में और वृद्धि होना, है ना, उसका क्या होगा? और वृद्धि होना। विकास मतलब क्या? और उसका वृद्धि होना। तो विकास हम लोग यह समझते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया। देखो विकास में क्या, जैसे हम लोग अभी इतना छोटा थे, यहाँ से इतना बढ़ गया, हम लोग क्या विकास हुआ कि नहीं? हम लोग का विकास हो गया, उसी को बोलते हैं विकास, है ना। देखो विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में उच्च स्तर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। देखो विकास जो होता है सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अब कोई चीज़ चाहता है, कोई देखो कोई दो, जैसे मान लो 2 व्यक्ति है, इसका विकास कुछ, इसका कुछ और सोच है कि हमको इसमें विकास होना है, इसका सोच कुछ और है। तो याद रखना किसी भी व्यक्ति का विकास समान नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न होता है, याद रखिएगा, है ना। फिर बोल रहा है कि अलग हो सकती है, किसी के लिए लाभदायक हो सकती है और तो किसी के लिए विनाशकारी हो सकती है, किसी के लिए हानिकारक हो सकता है ना। ये बिल्कुल सभी के लिए सेम नहीं होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 2 में कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी जितना बोले उतना कम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जानते हैं, तो औसत आय के नाम से जानते हैं। और एक नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि औसत आय को दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना प्रति व्यक्ति आय है ना। इसको क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना। तो यहाँ पर पूछा कि प्रति व्यक्ति आय या तो फिर औसत आय क्या होती है, तो याद रखना क्या होती है ना देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसी को बोलते हैं देश की प्रति व्यक्ति आय। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय, तो औसत आय बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है ना। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय, तो फिर औसत आय बोलते हैं ना।
अब जो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु मृत्यु दर क्या है? देखो शिशु मृत्यु दर क्या होता है ना, 1000 जीवित बच्चों में से जो एक वर्ष से जो पहले मर जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर। तो इसको देखो संक्षेप में लिखते हैं ना उत्तर, कि किसी वर्ष में, किसी एक वर्ष में जो पैदा हुआ 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से पहले जो बच्चा मर गया, उसी को बोलते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर, है ना। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 4 में देखिए साक्षरता दर से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर लिखिएगा ऐसा कि साक्षरता दर से हम यह समझते हैं कि, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा कि 7 वर्ष और उससे अधिक, देखो 7 वर्ष और कम से कम इससे अधिक है ना, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात को क्या बोलते हैं? साक्षर दर कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। निवल क्या बोलते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% उपस्थित अनुपात कहलाता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। अब क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ? लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेगा, बार बार यही वाला बोल रहे हैं। आप वीडियो कैसा लगा चैनल को कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट का ला देंगे आप लोग आपकी बार वीडियो। तो ये तो क्वेश्चन 5 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 में अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। 5 में कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भिड़ेगा मेरा गारंटी। सब वीडियो को अंत तक देखिए ना, जो अपने दोस्तों को बोल देना कि अंत तक देखिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों को, शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों को, शेयर आपको दूसरा भी भला ही होता है ना। देखो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है। क्या है? एक सांख्यिकी तरीका है, हमें गिनने का एक तरीका है, जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने में क्या जाता है? इसमें क्या जाता है? मापने में किया जाता है। फिर लिखना, यह एक देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिति को बताता है। क्या? जीवन की स्थिति को बताता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। तो लवी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में लाएंगे हम लोग, साइंस का भी लाएंगे, सबका लाएंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लगे रहे पढ़ाई में। हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, हो जीती उसी का होगा जो पढ़ रहा है स्टडी होम सेंटर पर। लव यू दोस्तों, वंदे मातरम।